कारी साहब के करीब तरीन साथियों पे मुकदमात खुलते हैं, वो जमानतें करवाते हैं, अदालतों में जाते हैं, पेशियां भुगतते हैं, अपने ओहदों से हटा दिए जाते हैं या रहते हैं। और जरदारी साहब का क्या मामला होता है? अदालतें उन्हें तलब करती हैं या नहीं कर पाती, वो अहल करार पाते हैं या नाअहल करार दे दिए जाते हैं, तो क्या मंजरनामा होगा? सीनियर तज्जियाकार शफकत महमूद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। शफकत महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अब 28 तारीख से ये फिर पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। एनआरओ के मुकदमात, फहरिस्तें आ गई पार्लियामेंट के सामने, अवाम के सामने। अब जब ये मुकदमात खुलेंगे तो जरदारी साहब के पास इम्यूनिटी है, इंडेमनिटी है गालिबन उन्हें, और उनके रुफका जो हैं उनमें से कुछ जमानतें करवाएंगे, कुछ के वारंट जारी होंगे, कुछ ईसीएल पे आ जाएंगे। आपको क्या लगता है जब उनके आस पास रुफका इस मरहले से गुजरेंगे तो तब जरदारी साहब किस तरह देखेंगे सारे मामले को? जी, इसमें दो बातें हैं। पहली तो बात यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि 28 नवंबर के बाद ऑटोमेटिकली नैब ऑर्डिनेंस खत्म नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को उसको होल्ड करना पड़ेगा कि ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी राय ये है कि नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कोर्ट केसेस जो हैं वो सारे खुल जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब को इम्यूनिटी तो है, लेकिन उसके बाद जो केसेस खुलने के बाद जो उनके लिए दो मसले पैदा होंगे। एक तो ये कि उनके जो साथी हैं, कई उनके बारे में केसेस जब खुलेंगे तो या उनको जमानतें करानी पड़ेंगी या उनको प्रोसिक्यूशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसकी प्रोसिक्यूशन करे। और दूसरी जो मसला होगा, दूसरा मसला जो होगा वो ये है कि उनके अपनी क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो वही क्वालिफिकेशन है जो मेंबर नेशनल असेंबली की है। और उसमें आर्टिकल 62 में 2-3 प्रोविजन ऐसी हैं जिनके बारे में एप्लीकेशन आएंगी, और वो ये हैं कि ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, यानी कि अच्छे किरदार के हैं और अमीन है और यानी कि ऑनेस्ट है, नॉन प्रोफिलिगेट है, राइट, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो ईमानदार हैं, वो कोई बुराई नहीं करते, सारी चीजों को, इस्लाम को समझते हैं, टीचिंग्स को समझते हैं। सो ये जितने इश्यूज हैं वो जरूर खुलकर आएंगे, और इस पे शायद पहले इलेक्शन कमीशन को या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को इन मामला पे अपनी ओपिनियन को होल्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं शफकत महमूद साहब, फर्ज करें उनकी अहलियत, जैसे आप कह रहे हैं कि अहलियत उनकी जरूर चैलेंज होगी कि वो सदर बनने के अहल भी थे या नहीं थे। अच्छा, अगर अहलियत उनकी चैलेंज होती है और फर्ज करें कि वो नाअहल करार दे दिए जाते हैं या वो समझते हैं कि वो मरहला आ रहा है जब वो नाअहल करार पा सकते हैं, क्योंकि तेजी के साथ अदालतों में फिर ये पिटीशंस आएंगी, समातें शुरू होंगी हर तरफ से। जरदारी साहब का जहन उस वक्त, क्या वो नाअहलियत की तरफ अगर जाते हैं तो वो रिजाइन करेंगे या किस तरह से लड़ेंगे वो अदालतों में? कैसे आप देखते हैं फिर उनको? जी, मेरा ख्याल ये है डॉक्टर साहब कि रिजाइन तो वो नहीं करेंगे। जो भी मुझे खबर मिली है वो यही ओपनली कहते हैं, खुला कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि जो एप्लीकेशनें आएंगी कोर्ट को, उसको वो डिफेंड करेंगे, उसमें अपने वकला आएंगे, उनके आर्गूमेंट्स देंगे वगैरह वगैरह। तो लेकिन अगर कोर्ट का फैसला उनके हक में आता है तो बात खत्म होगी। अगर उनके खिलाफ जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम दैट वेरी मिनट, यानी कि उसी वक्त वो सदर के ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। तो उसके बाद उनके लिए चॉइसेस सियासी होंगी, लेकिन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, अगर उनको ये एहसास होता है कि मैं नाअहल करार पा सकता हूँ अदालतों से, तो उससे पहले क्या वो चाहेंगे कि सेटअप पूरा चला जाए, कोई केयर टेकर आ जाए? क्योंकि केयर टेकर को फिर वो अनाउंस कर सकते हैं पहले, अपनी मर्जी का केयर टेकर, और फिर क्या, यानी चेयरमैन सेनेट उनकी जगह संभालेगा, या वो चाहेंगे कि ये असेंबली रहे और वो चले जाएं और चेयरमैन सेनेट उनकी जगह संभाल ले? किस तरह से फिर आपको लगता है कि वो प्लान करेंगे? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर मामलात इस लेवल तक पहुंच जाते हैं और जरदारी साहब शदीद खतरा महसूस करते हैं कि वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो वो इस प्रोटेस्ट की खातिर सारे निजाम को गरम गरम करेंगे। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता डॉक्टर साहब। मैं नहीं समझता कि वो अपनी ही गवर्नमेंट को
डिसमिस करें या गिलानी साहब को कहें कि असेंबली डिसॉल्व करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो क्या गिलानी साहब अपनी नौकरी से यानी कि वजारत उस्मा से उनको हटना पड़ता है, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो वो जरदारी साहब ये क्यों चाहेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के अंदर शायद वहां से भी वैलिडेशन चाहिए उसके लिए। जी, वो वैलिडेशन चाहिए अगर जरदारी साहब खुद करें। अच्छा, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नया इलेक्शन के लिए हाउस को डिसॉल्व करते हैं तो फिर तो वैलिडेशन नहीं चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों ये कहेंगे गिलानी साहब को करने के लिए, और गिलानी साहब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उनको कोई फायदा इसमें नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो ये अदालती जंग होगी, और हो सकता है कि सियासी तौर पे वो नहीं, अगर जरदारी साहब गिलानी साहब से कहें कि तुम मुझे मशवरा दो कि मैं असेंबली डिसॉल्व करूं, तो गिलानी साहब उनको हाँ कहेंगे या ना करने की सख्त रखते हैं वो? मेरा ख्याल है कि अव्वल तो जरदारी साहब ये कहेंगे नहीं, लेकिन अगर कहेंगे भी तो इंतहाई मुदबाना तरीके से गिलानी साहब कहेंगे कि ये आप ना करें और मुझे ये ना कहें और मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे आपकी अपनी पार्टी को नुकसान होगा। तो यानी आपको ये लगता है कि जरदारी साहब अगर नाहल करार पाते हैं तो खामोशी से चले जाएंगे जरदारी हाउस, और ये सेटअप ऐसे ही खड़ा रहेगा अपनी जगह पे? खामोशी तो खैर नहीं होगी, कुदरती बात है कि उसका कोई वो कोशिश करेंगे पार्टी की तरफ से या पार्टी खुद रिएक्शन शो करेगी, और उस पर जरूर रिएक्शन होगा। कितना होता है उसमें डिफिकल्टी पार्टी के लिए ये है कि उनकी हुकूमत सिंध में है, उनकी हुकूमत फेडरेशन में है, पंजाब में भी वो हुकूमत के हिस्सेदार हैं, तो वो हुकूमत अपने खिलाफ जुलूसों को तो नहीं इंस्टिगेट कर सकती ना। नहीं, लेकिन फिर क्या यानी हुकूमत चलती रहेगी और एक कायम मकाम सदर आ जाएगा और फिर नए सदर का इलेक्शन होगा? जी, वो 30 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 30 दिन में नए सदर का इलेक्शन ड्यू हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो प्रोसेस वगैरह से इस अमल पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताएं शफकत महमूद साहब के जो मुल्क में इस वक्त सियासी माहौल है, ये तो वॉर गेमिंग हमने कर ली, आपको हकीकतन लगता है मामला इस तरफ जा रहा है इस वक्त? मेरा ख्याल है कि जो जरदारी साहब के लिए बहुत तशवीश वाली बात होनी चाहिए वो ये है कि उनकी क्वालिफिकेशन की जो बात है, और उस वक्त जब वो उन्होंने सदारत के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे, तो उस वक्त दो चीजें ऐसी थी जो कि अब नहीं है। एक तो ये कि डोगर साहब वो कोर्ट उस वक्त मौजूद था जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो कोर्ट इलीगल था, या वो नवंबर 3 के जजमेंट के खिलाफ था, या इस तरह आप कह लें कि वो जरदारी साहब के हक में था। दूसरी बात ये थी कि नैब के ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने अपने लिए बहुत सारी जो केसेस थे उन पे वो खत्म हो चुके थे। अब अगर नैब का ये जो ऑर्डिनेंस है ये या एनआरओ जिसे आम हालात में एनआरओ जो कहते हैं, सॉरी नॉट नैब, एनआरओ, अगर ये खत्म हो जाता है तो उससे फिर ये होगा कि, और कोर्ट भी मुख्तलिफ है, तो उनके लिए सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, और इसलिए ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अपने आप को साबित करें कि मैं अहल था सदारत का उम्मीदवार होने के अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा शफकत महमूद साहब, जो मुल्क की सियासी फिजा है, अब जाहिर है मुख्तलिफ पार कॉर्नर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, कोर्ट है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, पार्लियामेंट है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से अलाइनमेंट है इस वक्त